let us start with the 1st of June 2026 Vision IS Daily Current Affair. First news is about illegal sand mining in National Chambal Sanctuary. तो नेशनल चंबल सैंक्चुरी में जो सैंड माइनिंग हो रहा है इलीगल तरीके से, उसके बारे में न्यूज़ है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हमको बस ये देखना होगा कि ये जो नेशनल चंबल जो घड़ियाल सैंक्चुरी है, ठीक है, वहाँ पर ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन तीनों का जो कॉन्टिग्यूस वाला जोन है ना, जहाँ पर तीनों स्टेट की जो बाउंड्रीज है, यहाँ पर एमपी हो गया, दिस इज़ एमपी, और इधर राजस्थान और इधर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर वाले एरिया में कहीं पर सैंड माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो नेशनल चंबल घड़ियाल सैंक्चुरी है उसी आसपास, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इलीगल सैंड माइनिंग की एक्टिविटीज़ हो रही है। और अब देखो सैंड माइनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले सैंड है वो माइनर मिनरल है MMDR एक्ट 1957 के अंदर, एंड मिनरल कंसेशन रूल है 2016, इसको स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है, ये रूल्स है। और क्योंकि ये माइनर मिनरल है ना, इसलिए इसको स्टेट गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है, रूल्स जो भी होंगे। MMDR एक्ट के अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स विदाउट अ वैलिड प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस, माइनिंग लीज, कंपोजिट लाइसेंस और इन वायलेशन ऑफ रूल्स अंडर द सेक्शन 23C रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट है वो बनाती है। ये माइनर मिनरल है इसलिए स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, अगर मेजर रहता तब भले सेंटर का रोल रहता। कॉन्स्टिट्यूट्स इलीगल माइनिंग, ठीक है। बाकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, बस ये देखना है कि जो अगर इलीगल सैंड माइनिंग है तो फिर गाइडलाइंस कौन इशू करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ये वाली मिनिस्ट्री होगी रिस्पॉन्सिबल, है ना, जो कि सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस ये सब सारी इशू करेंगी, एंड एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस लेके आएंगी, है ना। एंड देन वही रूल्स होगा जो मैंडेट करेगा कि मिनरल अकाउंटिंग एंड टू एंड मिनरल अकाउंटिंग। फिर MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2015 का जो है वो प्रोवाइड करता है हायर फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट, अप टू 5 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। स्पेशल कोर्ट्स भी होंगे ताकि स्पीडी ट्रायल्स हो सके। अब अपने लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल चंबल घड़ियाल सैंक्चुरी कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये 1979 में इस्टेब्लिश किया गया था। एंड लोकेशन इसका कहाँ होगा, लोकेटेड एट दी चंबल रिवर नियर द ट्राई पॉइंट ऑफ द राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड दी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो चंबल रिवर के ऊपर ही होगा, नाम में इसके चंबल है तो चंबल रिवर के ऊपर ही होना चाहिए, है ना। नेशनल चंबल घड़ियाल सैंक्चुरी, और ट्राई जंक्शन ट्राई पॉइंट में है, जहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश का बाउंड्री टच कॉन्साइड करता है वहाँ पर। एंड यहाँ पे अदर स्पीसीज रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल होंगे, देन गंगा रिवर डॉल्फिन एक्सेट्रा। एंड देन अबाउट घड़ियाल, तो घड़ियाल क्या होता है, इसका हमने पढ़ा भी था कि घड़ा बल्बस नॉब होता है इसके आगे में, ये जनरली फ्रेश वाटर में मिलता है, ये पता होना चाहिए। एंड देन कहाँ पे, गंगा रिवर, इन ट्रिब्यूटरीज ऑफ दी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के में हमको घड़ियाल मिल जाता है, तो ये हो जाएगा। देन चंबल एंड गिरवा रिवर्स इन इंडिया एंड नारायणी रिवर इन द नेपाल। तो ये याद रखना कि नारायणी रिवर है, राप्ती एंड नारायणी रिवर इन नेपाल। तो राप्ती एंड नारायणी रिवर नेपाल की रिवर है, ये पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो राप्ती एंड नारायणी रिवर नेपाल। वैसे भी हम जब इंडिया का रिवर सिस्टम पढ़ते हैं हम कभी ये राप्ती एंड नारायणी का नाम सुनते ही नहीं है, तो ये नेपाल की रिवर है। एंड चंबल एंड गिरवा तो अपने को पता है कि ये तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है ना, तो ये तो इंडिया में है ना। फिर IUCN का स्टेटस घड़ियाल का वही क्रिटिकली इंडेंजर्ड के स्टेटस में आता है। देन WPA के स्केड्यूल 1 में आता है एंड 4th में भी आता है, ठीक। अपेंडिक्स 1 में आता है साइटीज़ के, इतना साइटीज़ वगैरह को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है अरावली के बारे में, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द अरावली रेंज। तो इधर भी वही हो रहा है, इलीगल माइनिंग वगैरह हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंक्रोचमेंट हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग की इशू हो रही है, एंड हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन। अब जिसके कारण क्या हो रहा है, स्टॉर्म हैज़ बीन कॉज्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण इंडिया में वेस्टर्न वाला जो मतलब नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर बारिश होती है। तो अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण जो डस्ट स्टॉर्म होते हैं ना, स्टॉर्म है, वो भी आ रहे हैं, है ना। और क्योंकि स्पीड है विंड की बहुत ज़्यादा है, तो अपवर्ड सर्ज भी हो रहा होगा हॉट एयर का ड्यू टू द हीटिंग इन दी वेस्टर्न राजस्थान, तो ये सब हो रहा है। बट वही है कि अपने पास जो अरावली है वो क्या है, एक नेचुरल बैरियर की तरह, इधर थार डेजर्ट है, इधर जो गंगा वैली है,
अलूवियल सॉइल वाला हो गया। तो फिर इधर जो थार डेजर्ट है उसका डिजर्टिफिकेशन की तरह जैसे इधर नहीं बढ़ पाया क्योंकि यहाँ पर अरावली का जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ना, इसलिए। नहीं तो अगर ये नहीं होता तब तो इधर भी डेजर्ट वाला सिनेरियो देखने को मिलता। तो वही है कि अरावली का इम्पोर्टेंस क्या है, बेसिकली वही। तो अरावली के बारे में ही बताया गया। फिर अरावली एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर बिटवीन द थार डेजर्ट एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हुज डिग्रेडेशन हैज़ इंक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ सच स्टॉर्म्स। और क्योंकि अरावली है वो उसका डिग्रेडेशन हो गया है, तो इसके कारण स्टॉर्म्स है वो दिल्ली में बढ़ गए हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स इन द पास्ट में भी बढ़ गए हैं। ठीक है। देन अरावली रेंज का इंपॉर्टेंस क्या है कि जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, वन ऑफ द वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, राइट। रेंजेस दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। तो इधर देखो, इधर है गुजरात एंड इधर है दिल्ली। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे रेंज है इसका 700 किलोमीटर के आसपास है इसका लेंथ। और वही कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक का एक्सटेंट है एंड वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन में से एक है, वन ऑफ दी। ठीक है, ओल्डेस्ट नहीं है, वन ऑफ दी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन में से आता है। देन बैरियर है अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, यही मैं बता रही थी कि अरावली है वो प्रिवेंट करता है ईस्टवर्ड जो स्प्रेड है। थार डेजर्ट है, अगर यहाँ पे अरावली नहीं होता तो वो ईस्टवर्ड एक्सपांड करता और इधर भी क्या होते हैं, डेजर्ट लाइक सिनेरियो हमको देखने को मिलते हैं। एंड रिड्यूस द डस्ट स्टॉर्म्स इन दी नॉर्दर्न इंडिया में भी डस्ट स्टॉर्म्स कम आते हैं बिकॉज ऑफ दैट अरावली रेंज, है ना। देन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लिया कि यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी है अरावली में थ्रू दी फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एंड दी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। फिर हाइड्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, द रेंज एक्ट्स एज अ मेजर वाटर सेड एंड इज द सोर्स ऑफ रिवर्स लाइक द साबरमती, लूनी एंड बानस। तो जो अरावली रेंज है वो बहुत सारे का क्या आई मीन ये एक्ट करता है मेजर वाटर सेट की तरह एक्ट करता है। सोर्स है रिवर का लाइक साबरमती, लूनी एंड बानस। तो इससे अपने को क्या याद रखना है कि जो अरावली है वहाँ पर से साबरमती रिवर, लूनी रिवर एंड बानस रिवर निकलती है। ठीक है, सोर्स है ना रिवर का। तो साबरमती वैसे भी अपने को पता ही है, गुजरात में बहती है ये साबरमती, लूनी एंड बानस, है ना। तो इधर तो एक ही, ज़्यादातर सारी रिवर्स हिल वाले एरिया से ही निकलेंगी ना। तो यहाँ पर तो अरावली ही है तो अरावली से ही निकलेंगी, है ना। तो उसके आसपास का सोच लेना रिवर के, जैसे इधर वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट, इधर वेस्टर्न घाट है। इधर की कुछ भी रिवर होगी तो वेस्टर्न घाट से निकलेंगी, इधर की ईस्टर्न घाट से, तो इधर से तो अरावली से ही निकलेंगी ना। तो साबरमती, लूनी, बानस, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस लोकेशन पता रहेगा उससे हम पता कर सकते हैं कि कौन से रेंज से निकली होंगी, है ना। देन ये सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर, लाइम स्टॉक एंड माइनिंग। अब कैसे सपोर्ट करता है ये सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सपोर्ट करता है मतलब करता है। एंड इम्पॉर्टेंट है कल्चरल एंड रिलीजियस साइट्स के लिए। फिर अरावली, अब इसको क्या हम कर सकते हैं मेजर्स प्रोटेक्ट करने के लिए अरावली को। तो जैसे कि अफ्रीका में चल रहा है ना ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, वैसे ही अरावली में भी ग्रीन वॉल इनिशिएटिव कर सकते हैं। लार्ज स्केल रेस्टोरेशन प्रोग्राम कर भी रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फोकस कर रहे हैं वहाँ पे अफॉरेस्टेशन, ग्रासलैंड रेस्टोरेशन, वेटलैंड रेस्टोरेशन एक्सेट्रा। एंड देन कंट्रोल ऑन द माइनिंग को कंट्रोल करना है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ द इलीगल माइनिंग एंड द इंक्रोचमेंट्स अलॉन्ग विद द इन्फोर्समेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स। देन सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं हम, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ द चेक डैम्स बना सकते हैं, कॉन्टूर ट्रेंचेस बना सकते हैं एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक, तो इतना ही था अपने को, बस अरावली के बारे में पता होना चाहिए। वन ऑफ दी वर्ल्ड्स ओल्ड फोल्ड माउंटेन है एंड 3 रिवर साबरमती, लूनी एंड बानस रिवर वहाँ से ओरिजिनेट होती है। एंड वही है कि डेजर्टिफिकेशन है उसके अगेंस्ट बैरियर का काम करता है। दैट्स इट। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है 6 ईयर हो गए हैं पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि को। तो पीएम स्वनिधि बेसिकली किसके लिए है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको कोलैटरल फ्री लोन दिया जाता है। कोलैटरल मतलब कि कुछ भी आपको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉपर्टी, बिना कोलैटरल के आपको लोन मिल जाएगा। किन के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स। कहाँ पे, जो अर्बन एरियाज़ में जो ऐसे रेवड़ी लगा नहीं रहता, ऐसे छोटे मोटे दुकान रहते हैं जो अर्बन एरिया में नेशनल हाईवे के आसपास, उनको लोन देने के लिए। ठीक है, कितना का लोन दे रहे हैं, 15,000, 25,000, 50,000 का। आप प्रोवाइडेड इन दी 3 प्रोग्रेसिव ट्रांचेस विद दी इंटरेस्ट सब्सिडी एंड क्रेडिट गारंटी सपोर्ट। इन सब
के थ्रू दिया जाएगा। एंड यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। डिजिटल अडॉप्शन, देन स्वनिधि से समृद्धि, ये वाला थोड़ा नया वर्ड है। तो पीएम स्वनिधि तो हमने पढ़ा है, बट स्वनिधि से समृद्धि कैसी आएगी? तो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग किया जाएगा जो भी बेनिफिशियरीज हैं एंड फैमिलीज कंडक्टेड टू कनेक्ट दम विद द 8 सेलेक्टेड सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स। तो जो भी बेनिफिशियरीज है पीएम स्वनिधि के, उनका सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग करेंगे और उनकी फैमिलीज़ का भी, और उनको कनेक्ट करेंगे जो 8 गवर्नमेंट की जो सेलेक्टेड सेंट्रल वेलफेयर स्कीम है उससे। तो उससे समृद्धि भी आएगी उनके घर में, है ना। निधि तो आएगी ही, निधि मतलब क्या? पैसा आएगा ना, कोलैटरल फ्री लोन रहेगा तो। और समृद्धि भी आएगी जब सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग किया जाएगा। देन कैपेसिटी बिल्डिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये सब करेंगे। एंड वही है कि क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। उसके बाद इधर का कुछ काम करनी है, इधर बस ये ध्यान रखना है कि जो पीएम स्वनिधि है इसको, उसकी कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मैंने बताया कि वो अर्बन एरिया के जो रोड्स हैं उनके किनारे जो छोटे छोटे वेंडर्स रहते हैं ना, उनको लोन प्रोवाइड कर रही है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेक्टर, ठीक है। मतलब कि क्या? 100% गवर्नमेंट विल फंड, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल फंड, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा दे रही होगी। तो इसमें याद रखना कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा दे रही है। एंड ये 2020 से 2030 तक का पीरियड है इसका। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा होगा? महुआ तो करेगी, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज भी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो पैसे दे रहे हैं ना, कोलैटरल लोन दे रहे हैं, तो लोन दे रहे हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दोनों साथ में मिलकर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एड्रेस करने के लिए वल्नरेबिलिटीज ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स थ्रो, ठीक। तो ये बस याद रखना है। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट approved list of the models and manufacturers ALMM list 2 for the solar cell comes into force। अपने को इसमें बस यही याद रखना है कि ALMM क्या है। ये एक लिस्ट है क्या का? मॉडल्स का एंड मैन्युफैक्चरर्स का। क्या का मॉडल है ये? पीवी मॉड्यूल्स जो होते हैं ना सोलर सेल का, उससे रिलेटेड है। और किसके अंदर आएगा ये? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी। मैंने बताया भी था कि जो सोलर एनर्जी होता है उसके लिए और कोई रेलेवेंट मिनिस्ट्री है नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी ही है। उन्होंने वही कुछ डिसाइड किया होगा कि ग्रांट नहीं करेंगे, ब्लैंकेट एक्सटेंशन टू दी ALMM लिस्ट टू इम्प्लीमेंटेशन बियॉन्ड वगैरह वगैरह। बस ये पता होना चाहिए कि जो ALMM लिस्ट है वो सोलर सेल से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर सोलर एनर्जी वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसी में कुछ कुछ टर्म्स और याद रखना है जो यूपीएससी ने पूछ लिया है, जैसे डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, ये वाला सोलर एनर्जी के बारे में ही था। इसमें क्या होता है? मैंडेट करना यूज़ ऑफ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर सेल एंड मॉड्यूल्स इन द गवर्नमेंट सपोर्टेड सोलर स्कीम्स। जो भी गवर्नमेंट सपोर्टेड सोलर स्कीम है वहाँ पर इंडिया में ही प्रोड्यूस्ड वाला, मतलब डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड वाला सोलर सेल को यूज़ किया जाएगा, ये मैंडेट होगा, है ना उनका। एंड वही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, अगर आप इंडिया में ही बना रहे हो तो जो प्रोड्यूसर होंगे उनको थोड़ा इंसेंटिव देंगे। फिर मेक इन इंडिया पब्लिक प्रोक्योरमेंट में वही है कि अगर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी तो मेक इन इंडिया वाले से करेगी कि जो इंडिया में ही डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड होगा उन्हीं सोलर मॉड्यूल्स को। जैसे कि गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग है, वहाँ पर सोलर पैनल लगाना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मेक इन इंडिया वाले सोलर पैनल्स को प्रोक्योर करेगी, है ना। दैन बेसिक कस्टम ड्यूटी आती है इम्पोर्ट्स। तो इम्पोर्ट्स पे तो कस्टम ड्यूटी लगता है, ये तो पता है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पे ऐसे कस्टम ड्यूटी लगता है ना, तो इम्पोर्ट पे अभी भी ये कस्टम ड्यूटी लगता है, वो जीएसटी के अंदर नहीं हुआ है सब्ज्यूम्ड, राइट। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट्स पे लगेगा, इम्पोर्टेड सोलर पीवी सेल्स पे एंड मॉड्यूल्स टू प्रमोट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। एंड विड्रॉल ऑफ द ड्यूटी कंसेशंस, तो डिसकंटिन्यूड कस्टम ड्यूटी कंसेशंस फॉर इम्पोर्ट ऑफ द इक्विपमेंट मटेरियल फॉर द सेटिंग अप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, राइट। तो वही था, ALMM के बारे में बस पता होना चाहिए कि क्या से रिलेटेड है। लिस्ट है ये मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स का, जो कि MNRE है वो अप्रूव करती है, ठीक है। बस क्वालिटी, रिलायबिलिटी, डोमेस्टिक सोर्सिंग ये सब को देखेंगे, हो गया। बाकी इसमें और कुछ काम का नहीं है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट लोक माता अहिल्याबाई होलकर। ये तो
लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ा ही था। इसमें अहिल्याबाई होलकर नाम से समझ आ रहा है, होलकर हमने पढ़ा था एंशियंट हिस्ट्री में इनको। तो होलकर डायनेस्टी का नाम है ना। ये कहाँ पे जो अहिल्याबाई होलकर है वो कहाँ पे मालवा वाले रीजन में क्वीन थी। क्यों ये क्यों क्वीन थी? क्योंकि इनके बेटे, इनके हस्बैंड और इनके जो फादर इन लॉ थे सबकी डेथ हो गई थी, तो यही बची थी, तो इसलिए वो मालवा की क्वीन बन के उसको रूल करेगी, है ना। इनका क्या कंट्रीब्यूशन था तो ये देख लेते हैं कि इन्होंने ना इस्टेब्लिश किया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री माहेश्वर में, ठीक है, माहेश्वर, और इसलिए वहाँ पे माहेश्वरी साड़ी जो कि फेमस है, ठीक है, माहेश्वर में माहेश्वरी साड़ी फेमस है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया था, टेक्सटाइल समझ आ रहा भी होगा, कपड़ा वगैरह, है ना। तो माहेश्वर, तो माहेश्वरी साड़ीज, तो होलकर के लिए याद रखना अहिल्याबाई होलकर को। और उन्होंने रिस्टोर किया था टेम्पल को, बनाया नहीं था, उस टेम्पल को ही रिस्टोर किया, मतलब और थोड़ा रेनोवेशन वगैरह। काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड सोमनाथ टेम्पल, बस। एंड इन्होंने माहेश्वर फोर्ट बनवाया था, जिनको अहिल्या फोर्ट भी बोल देते हैं, तो ये तो याद ही रहेगा इससे, माहेश्वर से, ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर। बस इतना ही था इस पर। फिर ऑल्सो न्यूज़ में देख लेते हैं उदांत मार्तंड। इसके बारे में ये याद रखना कि ये जो उदांत मार्तंड है वो हिंदी का पहला न्यूज़पेपर है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में पहला जो हिंदी का न्यूज़पेपर था दैट वाज द उदंत मार्तंड, बस। मार्क द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द उदंत मार्तंड वाज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर। उसके एडिटर कौन थे? जुगल किशोर शुक्ला। अब देखो नाम से ही समझ आ रहा है, हाई कास्ट हिंदूज थे, उन्हीं लोग ही कर सकते हैं ना ऐसा इनिशिएटिव, तो उस टाइम पे तो 1826 की बात हो रही है, तो है ना। तो इससे याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। उदंत मार्तंड वर्ल्ड का पहला हिंदी न्यूज़पेपर था। एंड इसके एडिटर कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ला। फिर सांग्रीला डायलॉग, ये तो हर साल होते रहता है। कहाँ पे होता है? सिंगापुर में होता है। ये डिफेंस वाला समिट होता है, ठीक है, तो डिफेंस से रिलेटेड होगा। तो इट इज़ रिकॉग्नाइज एज द एशियाज प्रीमियर, एशिया में होने वाला प्रीमियर डिफेंस समिट है, हर साल होता है सिंगापुर में। ऑर्गेनाइज कौन करता है ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द स्ट्रैटेजिक स्टडीज। इंटरनेशनल बोला है, इंटरनेशनल मतलब एनजीओ होगा पक्का से। तो IISS है वो कराता है, इंस्टीट्यूट ऑफ द स्ट्रैटेजिक स्टडीज, ब्रिंग्स टुगेदर ग्लोबल डिफेंस लीडर्स टू डिस्कस द मेजर सिक्योरिटी चैलेंजेस। इट सर्व्स एज द प्लेटफॉर्म फॉर द स्ट्रैटेजिक डिबेट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली। उस प्लेटफॉर्म में आके कंट्रीज है, उनके डिफेंस मिनिस्टर वगैरह से बात वगैरह करते हैं, ये सब है। तो अभी क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इंडिया एंड वियतनाम है, इन्होंने साइन किया एक डील फॉर सप्लाई ऑफ द ब्रह्मोस एट दी सांग्रीला डायलॉग इन दी सिंगापुर। तो इंडिया है वो क्या करने वाला है? वियतनाम को वही ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि क्रूज मिसाइल है, हमने पढ़ा भी है ब्रह्मोस, इंडिया एंड रशिया ने मिलकर बनाया है। सुपरसोनिक है ये, है ना। सोनिक की स्पीड कितनी होती है? 1 मैक होती है। 1 मैक से ज़्यादा वाला आई मीन 1 मैक से 5 मैक के बीच का सुपरसोनिक बोलते हैं, 5 मैक से भी ज़्यादा वाले को हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो दिस इज सुपरसोनिक, तो 1 से 5 मैक के बीच का होगा इसका स्पीड, है ना। तो ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल तो अपने को पता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल रहता है वो एटमॉस्फेयर में जाके हिट करता है टारगेट को, है ना। तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल हो सकता है, लेकिन जो क्रूज मिसाइल है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा और वो इंडो एटमॉस्फेयर में ही रह के टारगेट को हिट करता है ना, थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से मारता है। तो इसलिए ये क्रूज मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट, एक बार इसमें टारगेट फिक्स कर दिया गया है उसके बाद भूल जाओ, क्योंकि वो वही उसी टारगेट पे ही जाके हिट करेगा, है ना। तो ये है। एंड स्टेल्थ कैपेबिलिटी होती है, स्टेल्थ वही की रडार में नहीं आना। एंड 290 किलोमीटर का रेंज है, तो रेंज भी याद रखना, 290 मतलब लगभग 300 किलोमीटर तक का ही बस रेंज है ब्रह्मोस का। वहीं पे अगर इंटरकॉन्टिनेंटल रहता तो 1500 किलोमीटर का रेंज रह जाता, 1300 हो सकता था, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये था। देन अरहत सरीपुत्र एंड अरहत महामग्गलाना रेलिक्स। तो बस इसको ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो इन दोनों की रेलिक्स है, अरहत सरीपुत्र एंड महामग्गलाना, ये दोनों दो चीफ है डिसिपल ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। नाम से भी थोड़ा लग भी रहा था कि सरीपुत्र और ये अरहत महामग्गलाना। तो ये इंस्ट्राइंड है एट दी गंडनते, पता नहीं इसको क्या पढ़ते हैं, चेंगलिंग मोनास्ट्री, मंगोलिया में इंस्ट्राइंड है। तो वही वो
कब से प्रिजर्व थे? सेक्रेड स्तूपा ऑफ द सांची। ये तो पता ही है अपने को कि जो स्तूपास होते हैं उनमें रेलिक्स रहते हैं या तो बुद्धा के या तो उनके डेसिपल के। तो ये दोनों हैं वो बुद्धा के डेसिपल्स थे, बस ये याद रखना अपने को। अरहत मोग्गलाना एंड अरहत सरीपुत्र, ठीक है। एंड ये जो अरहत मोग्गलाना थे ये तो राहुल के भी क्या थे? टीचर थे। और राहुल कौन था? गौतम बुद्धा का सन का नाम था ना राहुल, तो वो थे, उनके टीचर थे अरहत मोग्गलाना, ठीक है। एंड देन कॉटन के बारे में था, तो वही है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉटन में एक टेम्पोरली एग्जम्प्ट कर दिया है कस्टम ड्यूटी को कॉटन इम्पोर्ट्स पे फ्रॉम दिस। तो ये अपने काम का नहीं है। यहाँ पे कॉटन क्या है? कॉटन को वाइट गोल्ड बोलते हैं। एंड ये क्या होता है? सेमी ज़ेरोफाइटिक। सेमी ज़ेरोफाइटिक क्यों? क्योंकि ज़ेरोफाइटिक मतलब कि ज़ीरो वाटर वाला चाहिए, है ना, ज़ेरोफाइट। तो बट ऐसा नहीं है कि इसमें को बिल्कुल भी ऐसा पानी नहीं चाहिए, पानी तो चाहिए, लेकिन जब वो ऐसे जर्मिनेशन करते रहेगा तब पानी चाहिए, उसके बाद उसके फ्लावरिंग टाइम पे नहीं चाहिए, है ना, तब पानी नहीं चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री सीजन चाहिए ऐसा। मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए जर्मिनेशन के लिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमल फॉर द ग्रोथ। एंड खरीफ सीजन में हम लोग ग्रो करते हैं कॉटन को। सेमी एरिड रीजन्स ऑफ इंडिया, सॉइल कौन सी अच्छी होगी कि वेल ड्रेन्ड अलूवियल ब्लैक कॉटन सॉइल तो काफ़ी अच्छी होती है। एंड रेड सॉइल में भी उग जाती है, सेंसिटिव होती है वाटर लॉगिंग। जहाँ पे वाटर लॉगिंग होगा वहाँ पे तो नहीं होगा अच्छे से, है ना। एंड इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री कि चारों टाइप का जो कॉटन की स्पीसीज है उस चारों के चारों हम कमर्शियल स्केल में ग्रो करते हैं। तो ये ध्यान रखना, इंडिया ओनली कंट्री है जो कल्टिवेट करता है चारों कॉटन की स्पीसीज। वैसे सिल्क के टाइम पे भी हमने पढ़ा था कि सिल्क को भी इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री जो चारों टाइप की सिल्क की वैराइटीज़ को कमर्शियल स्केल पे ग्रो करता है। देन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट, इंडिया के पास लार्जेस्ट एरिया है अंडर कॉटन कल्टिवेशन, मतलब कि सबसे ज़्यादा एरिया में हम लोग कॉटन कल्टिवेट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट है प्रोड्यूसर में, है ना, मतलब कि हमारी कॉटन की प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। चाइना ज़्यादा अच्छा, आई मीन कम एरिया है उसका कॉटन प्रोडक्शन में, लेकिन उसके बावजूद उसका जो आउटपुट है कॉटन जितना वो प्रोड्यूस किया वो ज़्यादा है, उसके बाद इंडिया सेकेंड नंबर पे है ना। फिर नेक्स्ट इज एक्सरसाइज प्रगति। प्रगति ये एक्सरसाइज लोग को उतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक बार पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप ऑफ द रीजनल आर्मीज फॉर द ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो इंडियन ओशियन रीजन वाले में जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर तो 12 फ्रेंडली कंट्रीज है, रीजनल पार्टनर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज है? कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव्स एंड नेपाल, भूटान भी आ जाएगा, भले वो इंडियन ओशियन रीजन में नहीं आता बट फिर भी वो पार्ट होंगे। ससल्स हैं एंड मालदीव्स है, ठीक है, ये याद रखना। श्रीलंका, वियतनाम में तो होंगी, ठीक है। काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज, स्पेशलाइज्ड टैक्टिकल स्किल्स, मल्टीनेशनल interoperability and intelligence sharing among participating armies, right? देन ऑकस में चलो पहले तो कंट्रीज़ का नाम याद रखते हैं। ए से ऑस्ट्रेलिया, देन यूके एंड यूएस। ये इनका डिफेंस वाला आई मीन मैरीटाइम कोऑपरेशन है, ठीक है। मेंबर्स ने स्ट्रैटेजिक डिफेंस अलाइंस है, ठीक है, डिफेंस अलाइंस है, एकदम सिर्फ मैरीटाइम नहीं, डिफेंस अलाइंस है बिटवीन दी ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, ठीक है। अब ये बूस्ट करेंगे डिफेंस कैपेबिलिटीज, एक्सेलरेट करेंगे टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, एक्सपांड करेंगे इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज एंड ऑल थ्री नेशंस पार्ट ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट टू स्टेबलाइज द इंडो पैसिफिक रीजन को स्टेबलाइज करने के लिए। तो वही है कि इनका 2 पिलर है, कंपोज्ड ऑफ 2 पिलर्स, जहाँ पे एक पिलर में फोकस करेंगे डेवलप करना शिप बिल्डिंग capacities of the 3 nations, which includes Australia acquisition of the first SSN nuclear powered attack submarine, and focus करेगा joint development of the 8 advanced military capabilities areas such as the autonomy, artificial intelligence, electromagnetic warfare, modeling and simulation वगैरह। फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये तो हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, एक टेलीस्कोप है पहली बात तो ये। एंड इसने ओके पैटर्न्स ऑन एक्सोप्लैनेट लोकेटेड, ठीक है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये लार्जेस्ट है एंड मोस्ट पावरफुल मोस्ट एडवांस स्पेस टेलीस्कोप है एवर लॉन्च। तो अब तक जितना भी टेलीस्कोप लॉन्च किया है उनमें से सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल और सबसे एडवांस्ड है, ठीक है। कौन सा? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और ये पार्टनरशिप नासा, यूएसए आई मीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कनाडियन स्पेस एजेंसी, इन तीनों ने मिलकर लॉन्च किया है, ठीक है। कौन कौन सा? इधर का कनाडा, उसके नीचे नासा आई मीन यूएसए का,
एंड इधर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये तीनों डेवलप्ड वाले ने मिलके तीनों की स्पेस एजेंसी ने मिलके लॉन्च किया। कहाँ पे? लैग्रांज पॉइंट 2 पे है ना। अब हमने लैग्रांज पॉइंट पढ़ा भी था। यहाँ पर सन है, यहाँ पे अर्थ है। L1 L2 L3 L4 L5, तो L1 L2 इधर वाले पे है, ठीक है। लैग्रांज 2 पॉइंट पे है, 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टडी करना कि अर्ली यूनिवर्स कैसा हुआ करता था, गैलेक्सी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, स्टार कैसे फॉर्म हुए और स्टार का डेथ कैसे होता है, एक्सोप्लैनेट के बारे में पढ़ना, प्लेनेटरी सिस्टम टू अंडरस्टैंड कॉस्मिक हिस्ट्री एंड पोटेंशियल फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ, अर्थ के बियॉन्ड कहाँ पे लाइफ हमको देखने को मिल सकती है, ये सब है ना। तो ये तो पूरा 1 जून का ख़त्म हो गया। सेकेंड जून का नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है।